सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने इस बार एक ऐसे फूल का इंतखाब किया है जिसकी खुशबू ना कि सिर्फ उर्दू शायरी तक पहुंची है बल्कि बॉलीवुड को भी मुअत्तर किया है। जी हाँ, ये नाम है कैफ भोपाली का। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, जैसे न जाने कितने मशहूर नग़मे लिखने वाले नग़मा निगार और उर्दू के मारूफ शायर कैफ भोपाली किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। उनके बुज़ुर्ग कश्मीर से हिजरत करके लखनऊ आ गए थे और फिर लखनऊ के बाद मुस्तकिल तौर पर भोपाल में मुकीम हो गए। उनकी पैदाइश 20 फरवरी 1917 में भोपाल में हुई। उनको ये फ़न शायरी अपने घर से ही मिला था। उनकी वालदा सालिहा खानम एक मारूफ और बेहतरीन लबो लहजे की शायरा थीं। उनके घर का इल्मी और अदबी माहौल और भोपाल की शायराना फ़िज़ा ने उनको शायरी की तरफ दावत दी। आइए नाजरीन, कैफ भोपाली पर मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। हमारे कैफ साहब थे, उनका नाम था ख्वाजा मोहम्मद इदरीस। उनके उमूमन वैसे तो वो नस्लन तो कश्मीरी थे, लेकिन उनके अजदाद लखनऊ आ गए थे और लखनऊ उनका वतन बन गया था। लखनऊ के बाद वो भोपाल पहुँचे और उनके दादा वगैरह भोपाल पहुँचे और उनके वालिद जो है उन्होंने भोपाल को मुस्तकिल अपना मुस्तकर बना लिया। उनके वालिद का इसमें ग्रामी ख्वाजा मोहम्मद इब्राहिम था और उनकी वालिदा का नाम नामी मोहतरमा सालिहा खानम था। सालिहा खानम की एक ख़ुसूसियत ये थी कि वो शायरा भी थी, जबकि कैफ साहब के वालिद को शायरी से कोई लगाव नहीं था। सालिहा खानम साहिबा हाजरा वो तखल्लुस करती थी और उनकी आगोश तरबियत में जो हमारे कैफ साहब हैं उनकी परवरिश हुई। और कैफ साहब ने एतराफ़ किया है और लिखा है कि मेरी जो पहली जो उस्ताद थी या जो मेरी वालदा की गोद उनकी आगोश ही दरअसल उनकी उसमें मैंने शायरी का ज़ौक़ पैदा हुआ और वहीं से उन्होंने शायरी का एक आगाज़ किया। कैफ साहब की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही मजहबी अंदाज में उनकी परवरिश हुई, क्योंकि घर में वो माहौल था भोपाल में, पूरे भोपाल में और उनके घर में भी। और उनकी जो तालीम व तरबियत है वो भी उस ज़माने के रिवाज के मुताबिक घर में ही हुई। उन्होंने घर में अपनी वालदा से और जो कुछ भी जो तरीक़ा था घर में उसके मुताबिक उन्होंने तालीम हासिल की, दीनी तालीम, और उसके बाद अंग्रेज़ी वो अरबी और फ़ारसी, उर्दू के साथ साथ अरबी और फ़ारसी पर उनको अबूर हासिल हुआ। उन्होंने उसका आगाज़ भी घर से किया, लेकिन बाद में वो एक बहुत अच्छे फ़ारसी दां और अरबी दां बन चुके थे। हिंदी से भी उनको शगफ़ था, उन्होंने हिंदी की तालीम भी हासिल की और उससे वाक़फ़ियत हासिल की। इस तरह कई ज़बानों में उन्होंने यानी कई ज़बानें सीखी और हर ज़बान का इस्तेमाल अपनी शायरी में किया। कौन आया है यहाँ कोई ना आया होगा, कौन आया है यहाँ कोई ना आया होगा, मेरा दरवाज़ा हवाओं ने हिलाया होगा। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को जनाब डॉक्टर राकेश की मखमली आवाज़ में समात करते हैं और महजूज़ होते हैं। दरवाज़ा
इस गुलिस्तां की यही रीत है, ऐ शौख गुल। इस गुलिस्तां की यही रीत है, ऐ शौख गुल। तूने जिस फूल को पाला वो पराया होगा, कौन आएगा यहाँ, कोई न आया होगा। कैफ परदेस में मत याद करो अपना मकान। परदेस में कैफ परदेस में मत याद करो अपना मकान। कौन आएगा, मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा, कौन आएगा यहाँ, कोई न आया होगा। कौन आएगा यहाँ, कोई न आया होगा, कोई न आया होगा, कोई न आया होगा। नाजरीन, कैफ भोपाली की ज़िंदगी हादसों से दो चार होती रही है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी शायरी के अंदर ज़माने के दाग और परेशानियों को पिरोया है। उनकी शायरी दुख की, तकलीफ़ की एक खूबसूरत तस्वीर बयान करती है, जो एक निशात अंगेज़ कारनामा है। और महबूब से मुखातिब होते हुए कब वो ज़माने पर तंज कर जाते हैं पता ही नहीं चलता। यही अंदाज़, यही लबो लहजा लोगों के जहनों को अपनी तरफ मबजूल कर लेता है। कैफ साहब की ज़िंदगी दूसरे लोगों की तरह से उसी तरह गुजरी जैसे कि एक मशरक़ी घराने के बच्चों की ज़िंदगी गुजरती है, लेकिन ये कि उनमें एक तख्लीक़ कार बहुत मजबूती के साथ उनके अंदर पोशीदा था, जिसका इजहार उनकी शायरी में बड़े तमतराक के साथ हुआ। तमतराक में से उनकी शायरी को अगर हम इन शायरी के तेवर को, उसमें लोगों ने उनको अलबेला लिखा है और बिल्कुल सच है, क्योंकि अलबेला वैसे और लोगों के लिए भी कहा जा सकता है, लेकिन कैफ साहब कुछ अगर उनको जिन लोगों ने सुना होगा वो पूरी तरीके से इससे इत्तेफाक करेंगे कि अलबेलापन और तमतराक ये सब उनकी शायरी का जुज़्व आज़म था। कैफ साहब का मामला ये था कि वो बहुत ही दिल दर्दमंद रखते थे। गुर्बत, गरीब लोग, किसानों को और मज़दूरों को, इन सब के जो परेशानियां हैं उनको शिद्दत से महसूस करते थे, और उन्होंने इसका इजहार भी अपनी गज़लों में कम और नज़लों में ज़्यादा किया है। चुनाचे एक ज़माने में बहुत लोगों ने सुनी होगी, बल्कि जिन्होंने उनको सुना होगा उनकी वो एक नज़्म हैया रे हैया, जो एक तरीक़े से एक नारा बन गई थी, उनको याद होगी। हैया रे हैया उनकी जो नज़्म थी वो इस कदर उसकी शोहरत हुई, इतनी मशहूर हुई थी कि हर शख्स उसको हम हमेशा उसका हवाले दिया जाता था, और उनको लोग जो हैं नौजवान ख़ास तौर से उसको गाते रहते थे। इसी तरह से उनका जो तरीक़ा था, ये इसका ख़ास अंदाज़ भी है उनके कहने का एक, यहाँ तक कि जब उन्होंने एक नात शरीफ लिखी हो, उसमें मुसलमानों की जो अहवाल हैं, जो उनके हालात हैं, जो उनका एक कहना चाहिए कि तनज़्ज़ुल है उनके अंदर, उसका जो उन्होंने ज़िक्र किया है, तो उसमें
एक हाय रसूल अनाम उनका एक जो मिसरा है जिसको वो बार बार दोहराते हैं दीप के बंद की तरह, हाय रसूल अनाम। तो एक ये भी उनका एक मखसूस अंदाज़ था जो उन तक ही महदूद रहा, उनके साथ ही वो ख़त्म हुआ। बाद में लोगों ने उनकी यानी नक़ल ज़रूर करने की कोशिश की, लेकिन उनकी नक़ल करना बज़ाहिर आसान लगता है क्योंकि वो एक मुश्किल पसंद शायर नहीं थे, लेकिन उनकी आसानियों को भी आसानी के साथ जो उन्होंने कह दिया वो दूसरे लोग मुश्किल से भी उस अंदाज़ को इख्तियार करने से कासिर रहे। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तिरछे तिरछे तीर नज़र के चलते हैं, सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है। नाजरीन, आइए इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और महजूज होते हैं। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता तिरछे तिरछे तीर नजर के लगते हैं, तिरछे तिरछे तीर नजर के लगते हैं, सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है, सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। कैफ बता क्या तेरी गजल में जादू है, कैफ बता क्या तेरी गजल में जादू है, बच्चा बच्चा तेरा दीवाना लगता है, बच्चा बच्चा तेरा दीवाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। तन्हे तन्हा मुकाबिल हो रहा हूँ मैं हज़ारों से, तन्हे तन्हा मुकाबिल हो रहा हूँ मैं हज़ारों से, हसीनों से, रकीबों से, गमों से, गम गुसारों से। जी हाँ नाजरीन,
कैफ भोपाली की शायरी में हसीनों का ज़िक्र है, रकीबों का ज़िक्र है, गम के मुख्तलिफ़ पहलू हैं। हम आम तौर पर उन्हें रोमानी शायर जानते हैं, लेकिन वो अवामी शायर होने के साथ साथ, नगमा निगार होने के साथ साथ उन्होंने कुरान करीम के 16 सिपारों का मंजूम तर्जुमा भी किया है, और ये तर्जुमा पढ़ते ही बनता है। बकिया सिपारे इसलिए रह गए कि ज़िंदगी ने उनके साथ वफ़ा नहीं की। नाजरीन, कैफ भोपाली के इसी रंग ने एक ज़माने तक लोगों के ऊपर जादू चलाया और उनके दिलों के ऊपर हुकूमत की। मशायरों की जो शायरी उन्होंने की और जो मशायरे में उन्होंने पढ़ा, तो मशायरे तो दरअसल उन्हीं की वजह से जिस ज़माने में वो थे, वो ऐसे मशायरे जिनके इम्कानात यानी कम हो जाते थे, वो लगता था कि मशायरा एक तरह फ़िलाप हो रहा है या ख़राब हो रहा है, तो उसको कैफ साहब की आमद या जब वो खड़े होते थे तो उस मशायरे को वो ज़िंदा कर दिया करते थे। कैफ साहब की अज़मत ये थी कि जब वो पहुँचते थे कहीं तो उनके नाम पर एक मजमा इकट्ठा होता था, और कैफ साहब के साथ साथ वो ख़ुद भी लोग उनकी दाद भी देते थे और उनको दोहराते भी थे। उनका जो अंदाज़ था उस अंदाज़ को इख्तियार करने की कोशिश करते थे। ये उनकी एक मकबूलियत की इंतहा थी। हमने भी उनको सुना है, बहुत लोगों ने सुना होगा, वो इससे इत्तेफाक करेंगे कि उस ज़माने में बड़े बड़े अच्छा पढ़ने वाले, अच्छा कहने वाले भी थे, इसमें कोई शक नहीं। खुमार साहब थे और उसके बाद ख़ुद मजरूह साहब थे, शकील वगैरह लोग थे, और ये सब लोग जो हैं, 2-3 शायर तो जिगर साहब की बड़ी उस ज़माने में धूम थी, उनसे बड़ा तो कोई था नहीं उनके अहद में, लेकिन ये सब उनके ही शागिर्द थे। मजरूह साहब हों या खुमार बरबंकी हों या शकील बदायूनी हो, कैफ हो, इन्होंने उनसे इस्लाह ली थी। जो हमारे कैफ साहब की वालदा हैं, उन्होंने भी अपनी शायरी में सबसे पहले सिराज मीर खां साहर से इस्लाह ली थी, और उसके बाद फिर ये ज़की वारसी साहब से इस्लाह किया करती थी। कैफ साहब जो हैं, उनके अशार जो बहुत मशहूर है, जिनकी वजह से उनका लहजा और उनकी पहचान कायम रहती है, उसके कुछ अशार मैं पेश करता हूँ। आप देखिए, ताजमहल के ताल्लुक़ से तो बहुत से शेर आपने सबने सुना होंगे और हर किस्म के शेर हुए, लेकिन कैफ साहब ने एक ऐसा महसूस होता है कि कमी, ताजमहल में कोई कमी भी देख ली थी और उस कमी का इजाला भी कर दिया था। ये इस तरह के काम, ये जो सोच, ये फ़िक्र, ये अंदाज़ कैफ साहब को जगह जगह नज़र आता है। वो कहते हैं कि एक कमी थी ताजमहल में। अव्वल तो ताजमहल में कमी निकालना खुद ही जसारत की बात है, लेकिन उसके बाद फिर उसकी तलाफ़ी करना कि हमने उस कमी को दूर कर दिया। वो कहते हैं एक कमी थी ताजमहल में, मैंने तेरी तस्वीर लगा दी। यानी मुझे ऐसा महसूस होता कि उसमें तस्वीर की कमी, वो भी तेरी एक महबूब से मुखातिब हैं या हर उस शख्स से जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है, तो वो मैंने तेरी तस्वीर लगाने के बाद उसकी इस कमी को दूर कर दिया। ये कैफ साहब का एक अंदाज़ था उसमें। और देखिए किस कदर क्या तेवर हैं, किस खूबसूरती के साथ उन्होंने अपनी ये जो आशिकाना रूमानी शायरी जिस तरह उन्होंने की है, उसमें कुछ 2-4 शेर मैं आपको सामने पेश करता हूँ कि खेल खेल यही खेला तुमने लड़कपन से, जो भी मिला शीशा तोड़ दिया छन से। दरो दीवार पे शक्लें सी बनाने आई, फिर ये बारिश मेरी तन्हाई चुराने आई। नाजरीन, आइए इस गज़ल को डॉक्टर राकेश की बेहतरीन और ख़ूबसूरत आवाज़ में सुनते हैं, जिसको डीडी उर्दू ने ख़ास आपके लिए सजाया है। महजूज़ होते हैं। दर दीवार पे शक्लें से बनाने आई, दर दीवार पे शक्लें से बनाने आई, फिर ये बारिश मेरी तन्हाई चुराने आई,
खामोश मेरी तन्हाई चुराने आई। दरो दीवार पे शक्लें से बनाने आई। जिंदगी बाप की मानंद सजा देती है। जिंदगी बाप की मानंद सजा देती है। रहम दिल माँ की तरह माँ बचाने आई। रहम दिल माँ की तरह माँ बचाने आई। दरो दीवार पे शक्लें से बनाने आई। मैंने जब पहल अपना वतन छोड़ा था। मैंने जब पहल अपना वतन छोड़ा था। दूर तक मुझको एक आवाज बुलाने आई। मैंने जब पहल अपना वतन छोड़ा था। मैंने जब पहल अपना वतन छोड़ा था। दूर तक मुझको एक आवाज बुलाने आई। दूर तक मुझको एक आवाज बुलाने आई। दरो दीवार पे शक्लें से बनाने आई। तेरी मानिंद तेरी याद भी जालिम निकली। तेरी मानिंद तेरी याद भी जालिम निकली। जब भी आई है मेरा दिल ही दुखाने आई। जब भी आई है मेरा दिल ही दुखाने आई। दरो दीवार पे शक्लें से
नाज़रीन, आज के एपिसोड में हमने कैफ भोपाली के हयातो खिदमात पे बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से हमें नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आज हम अपने